आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले कुछ अरसे से मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई सुर्खियों में है। चाहे सीबीआई सरबराह के तकर्रुर का मामला हो या फिर सीबीआई के अफसरान का आपस में ही झगड़ा, और अब अपोजिशन की तरफ से सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी मरकजी सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए धरने पर हैं। इस मामले पर आज पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हंगामा रहा, तो उधर मगरबी बंगाल पुलिस और सीबीआई के दरमियान टकराव बढ़ा है, जिस पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के दरमियान इस तरह का टकराव गैर आईनी है। इस बीच मगरबी बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ममता की सपोर्ट में मुल्क की अपोजिशन पार्टियों के लीडरों का कोलकाता कूच लगातार जारी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मरकजी सरकार के कदम की एक तरह से नुक्ताचीनी भी हो रही है। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या कुछ है, चुनाव नजदीक है, उसका यह इफेक्ट है और असर है, या वाकई में पर्दे के पीछे चल क्या कुछ रहा है, इसे हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मगरबी बंगाल में सीबीआई और ममता हुकूमत के दरमियान जंग जारी है। एक जानिब वज़ीर आला ममता बनर्जी सीबीआई और मोदी हुकूमत के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं, तो दूसरी जानिब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि अदालत ने इस मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमारी टीम को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में रखा गया। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को फौरन सरेंडर करना चाहिए। सीबीआई की अर्जी पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोलकाता पुलिस ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है तो अदालत में ऐसे सबूत लेकर आएं। हम इनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि इनको ऐसा करने पर पछताना पड़ेगा। अब इस मामले पर सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक सियासी जंग जारी है। सरकार सीबीआई को एक हथियार बनाकर सभी अपोजिशन लीडर को खत्म करना चाहती है और अपोजिशन पार्टियों को खत्म करके एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ये बात लखनऊ में हो गई है, उत्तर प्रदेश में हुई है, कर्नाटक में हो रही है, चेन्नई में हो रही है। हर जगह जहां जहां पर उनके खिलाफ के पार्टियां हैं वो सभी के ऊपर वो अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। हमारे खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। संस्थाओं को लेकर मोदी जी, अमित शाह, भाजपा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है टीएमसी के द्वारा। चाहे वो चुनाव हो पंचायत का या लोकल बॉडीज का, या विपक्षी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। बहुत बदकिस्मती की बात है जिस तरह से मुल्क में जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर सीबीआई, जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है अपने जो अपोनेंट्स हैं उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए। इससे पहले अखिलेश के साथ, मायावती जी के साथ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें बहुत ही बुरा तजुर्बा रहा है, खासकर जो सीबीआई हो, एनआईए हो। तो आज जो ममता जी के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है और हम और हमारी जमात उनके साथ इस वक्त खड़ी है। काबिल जिक्र है कि इतवार के रोज चिटफंड घोटालों के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके रिहाइशगाह पर सीबीआई के अफसरान की एक टीम पहुंची थी, लेकिन वहां तैनात पुलिस वालों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और टीम को हिरासत में ले लिया। इस दरमियान मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी राजीव कुमार के रिहाइशगाह पर पहुंची और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह रियासत में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने 19 जनवरी को अपोजिशन की रैली मुनक्किद की थी। इसके बाद ममता बनर्जी मोदी हुकूमत और सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गईं, जो अभी तक जारी है। इस धरने को कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत अपोजिशन पार्टियों के कई लीडरों ने हिमायत दी है। अब देखना यह अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर क्या रुख होगा और इस सियासत का नतीजा क्या निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो जाहिर सी बात है कि अब यह मामला सड़क से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि आज पार्लियामेंट में भी इस मामले को लेकर हंगामा रहा। कोलकाता में सबसे ज्यादा इस मामले का असर देखा गया, जहां पर सियासत एक तरह से गर्म रही और अभी भी वज़ीर आला ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी तक वो धरने पर रहेंगी। लेकिन इस पूरे मामले की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो क्या कुछ निकल कर इसमें आ रहा है, या 2019 चुनाव से पहले महज एक सियासत की जा रही है और उसमें सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत जावेद साहब जो कि सीनियर सहाफी है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस के। एसआर दारापुरी साहब रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी लीडर, और इसके अलावा टीएमसी लीडर भी मेरे साथ इस डिबेट में इस इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़ जाएंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले एसआर दारापुरी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि पहली नजर में इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में यही कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार? इसे पहली नजर में आप कैसे देखते हैं इस पूरे इशू को? देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा, पर इस मामले में सीबीआई खुद गलती पर थी। उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो अवैधानिक थी, क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस कमिश्नर के घर पर चढ़कर गए वैसा जाने का उनको अधिकार नहीं था। वो इसीलिए है कि जो पुलिस कमिश्नर जो राजीव कुमार हैं वो अभी तक केवल एक गवाह के तौर पे हैं, और एक गवाह से अगर आपको स्टेटमेंट लेना है, कोई पूछताछ करनी है, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो सीआरपीसी में दी हुई है। सीआरपीसी की धारा 160 में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी अपराध की जानकारी रखता है या जुड़ा है, तो पुलिस को अधिकार है कि वो उसको लिखित आदेश देगी, जिसको सफीना कहा जाता है, कि आप फलां समय पर फलां जगह पर जो है आप उपस्थित होइए और वहां पर हम इस मामले के संबंध में आपसे पूछताछ की जाएगी। परंतु इस मामले में सीबीआई ने ऐसा नहीं किया और वो सीधे उनके यहां चले गए। और दूसरा ये भी एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा बुलाने पर नहीं जाता तो उसके खिलाफ धारा 174 आईपीसी का अपराध बनता है और वो अपराध दर्ज करके उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है और उसको 1 महीना और जुर्माने की सजा हो सकती है। परंतु इस मामले में सीबीआई वालों ने ऐसा नहीं किया। अब वो खाली कहते हैं कि हमने उनको कई बार बुलाया। हाँ ठीक है, अगर वो नहीं आए तो आपको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि 40 आदमियों को चढ़ के वहां पर जाना चाहिए था। इसके अलावा एक और बड़ी बात सामने आई है। साहब, आप जाहिर सी बात है आप कानूनी पहलू बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन क्योंकि यह मामला सीबीआई के हाथ में 2014 से है, पुराना मामला है, तो क्या ऐसे में भी सीबीआई को इजाजत लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है, इसमें इजाजत लेने की बात नहीं है। इसमें अगर गवाह के तौर पे आपको बुलाना है तो जो सीआरपीसी का प्रावधान है उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। एक और बड़ी बात सामने आई है कि जो बंगाल पुलिस है, वो कलकत्ता की जो पुलिस है, उन्होंने सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था जी, और सीबीआई को चाहिए था वो पहले उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके उसको स्टे को वकेट करवाते, उसके बाद आगे को कार्रवाई करते। परंतु सीबीआई ने ना तो जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको अपनाया और ना जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो स्टे था ना उसको वकेट करवाया, और 40 आदमी जाके उन्होंने खुद जो है गैर कानूनी काम किया, जिसके कारण जो कन्फ्रंटेशन हुई और आगे सारी स्थिति बिगड़ी। ठीक है, मेरे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर हैं और इनके अलावा मोइनुद्दीन शम्स साहब रुकने असेंबली हैं, एमएलए हैं टीएमसी के, वो भी जुड़ गए और कुछ देर में बीजेपी लीडर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैदी साहब और मोइनुद्दीन शम्स साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम में। मोइनुद्दीन शम्स साहब, सीधे सीधे आपसे मेरा सवाल यही, जो बात आज रविशंकर प्रसाद ने कही थी कि ममता बनर्जी ने सुदीप बंदोपाध्याय और मदन मित्रा की गिरफ्तारी पर वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली, लेकिन पुलिस कमिश्नर को लेकर वो धरने पर बैठ गई, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया। देखिए, ऐसा है कि बात बहुत साफ है
कि अगर आप संजीदगी से देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि जब जब जो है ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरकजी हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तब तब जो है वो सीबीआई सोते सोते जाग जाती है। ये एक जो है से तल्ख हकीकत है, इसको समझ लेना चाहिए। अच्छा, पता ये चलता है कि मरकजी हुकूमत और खास करके इस मुल्क के वजीर-आज़म सीबीआई को अपना हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रही बात कि सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडरों पे हमला करती रही है जी, आगामी दिन भी माने हमला करने का प्लानिंग करते रहती है। मसला यह है कि पानी जब सर से ऊंचा उठ जाता है तब आदमी को मजबूरन होकर के रास्ते पे उतरना पड़ता है। यहां एक बहुत अहम सवाल यह है कि पुलिस कमिश्नर के घर में सीबीआई जिस तरह से रेड किया, सीबीआई जिस तरह से गई पुलिस कमिश्नर के पास, वो इससे जो है संवैधानिक जो ये है संकट है, संवैधानिक जो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है वो सामने आ जाता है। और जाहिर बात है कि ऐसे सूरत हाल में इस मुल्क के संविधान का बचाने का मामला आ गया है, इस मुल्क के जो है से संविधान का, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने का मामला आ गया है। तो जहां दस्तूर को बचाने का मामला आ जाएगा वहां ममता बनर्जी किसी से तो बीजेपी यही कह रही कि सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त ममता बनर्जी क्यों खामोश रही? इसके अलावा मदन मित्रा को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त क्यों खामोश रही? कई और लीडरों से जांच पड़ताल की गई, उस वक्त क्यों खामोश रही? आखिर पुलिस कमिश्नर को ही लेकर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है ममता बनर्जी में? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त भी ममता बनर्जी बोली है, और उसके बाद में बाकी जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ममता बनर्जी हर वो काम जो कानून के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है, जो हर जुल्म के खिलाफ ममता बनर्जी जो है अपना सदा बुलंद करती है। ममता बनर्जी का ये नारा है कि हर जुल्म जबर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मगर कल जो हुआ है वो तो एकदम 100% गैर कानूनी हुआ है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक रोक माने स्टे लगा दिया है। जाहिर बात है कि जब मामला सब जुडिस होता है तो सब जुडिस जब मामला होगा तो उसको जो है से सब जुडिस को भी जो है जयराम विप्लव बीजेपी लीडर वो भी मेरे साथ जुड़ गए। जयराम विप्लव, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। तमाम अपोजिशन को और खासतौर से टीएमसी, मोइनुद्दीन शम्स ने कहा, टीएमसी लीडरों ने कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा कि जो कुछ हुआ, जो कार्रवाई की गई राजीव कुमार के साथ, कमिश्नर के साथ, वो गैर कानूनी थी। विप्लव, शुक्रिया। विप्लव, मेरी आवाज आप तक आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, बहुत ही ऐतिहासिक घटनाक्रम कल रात में हुआ जो कुछ, कि जो हिरासत में लेने के लिए गई थी टीम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए विप्लव। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो टीम हिरासत में लेने गई थी उसी टीम को हिरासत में ले लिया गया। एक प्रकार की किस प्रकार की राजनीति का परिचय ममता बनर्जी जी ने दिया है। और दूसरी चीज, ये जो भ्रष्टों का गठबंधन है, ये कौन लोग हैं जो संघीय ढांचे पर और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। विप्लव, कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम तो भेजी गई, लेकिन उसके पास कोई वारंट नहीं था, कोई लेटर उसके पास नहीं था। बगैर लेटर लेके उस स्टेट पे जहां पर आप पर पाबंदी लगी, आप कैसे चले जाएंगे? और मैं उससे ये तो सेंटर की दादागिरी हुई। भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार की जांच करना गैरकानूनी है, महापाप है।
हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, ये अबू भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दादागिरी क्या है वो देखिए। यहाँ तो दीदीगिरी है कि हमारे राज्य में सीबीआई इंटर नहीं कर सकती। दीदी कौन होती है इस देश में तय करने के लिए कि हमारे देश में, हमारे राज्य में सीबीआई इंटर नहीं करेगी। मैं आपको याद दिलाऊं, आज जो देश के प्रधानमंत्री एक दिन आगे वजीर आजम गए बंगाल से, उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने लगातार 12 घंटों तक सीबीआई की पूछताछ का उन्होंने सामना किया। आज जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हिरासत में लिया गया, उनको जेल भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हुए। तब हमने कभी नहीं कहा कि हमारे शासनकाल वाले सरकारों में हम सीबीआई की एंट्री बैन करते हैं। ये किस प्रकार के संघीय ढांचा और लोकतंत्र की बात है? देखिए विप्लव सुनिए, जो लोकतंत्र इन राज्यों की सरकारों को सीबीआई पर शक है कि केंद्र की जो सरकार है उसके इशारे पर सीबीआई काम कर रही है। इस वजह से चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या फिर मगरबी बंगाल, इन लोगों ने बैन कर दिया। इन लोगों ने कहा कि बगैर इजाजत के सीबीआई नहीं आ सकती है। अबू साहब, मैं यही तो नहीं, वो कौन होते हैं बैन करने वाले? यही तो मैं कह रहा हूं कि इस देश की संघीय ढांचे से खिलवाड़ नवंबर 2018 में ही शुरू हो गया, जब चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी और हाल ही में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार, यानी कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी सारे मिले हुए इस पूरे कुचक्र में। और वो क्या कहते हैं कि हम अपने राज्य में सीबीआई को प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि उनका भ्रष्टाचार खुलेगा। उनके भ्रष्टाचार के तह तक जब सीबीआई पहुंचेगी तो ममता जी भी डर रही हैं कि राजदार जो है राजीव कुमार। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या वाकई में कई राज्यों में सीबीआई के जाने पर एक तरह से रोक लगा दी गई है? अब जो जयराम विप्लव कह रहे हैं, या बीजेपी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन राज्यों की जो सरकारें वो एक तरह से डरती हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो कुछ ना कुछ कमियां निकालेगी, अगर सीबीआई आती है तो कुछ ना कुछ कमियां निकालेगी। देखिए देश का संघीय ढांचा है अबू भाई, और देश के संघीय ढांचे में कुछ ताकतें राज्यों के पास हैं, और जो राज्यों के पास ताकतें हैं, अगर आपके पास दिल्ली पुलिस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपने सीबीआई बनाई है तो निश्चित तौर पर आपको राज्य सरकारों से परमिशन लेगी, यह संविधान कहता है। इसमें अगर विप्लव या रविशंकर प्रसाद इस तरीके की कोई, जिसको कह सकते हैं चापलूसी वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसको बाजारू भाषा कहते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। कानूनी भाषा में बहुत स्पष्ट रूप से राज्य के पास स्पष्ट प्रावधान है कि कल की डेट में अगर आदित्यनाथ योगी चाहें तो आदित्यनाथ योगी भी बैन कर सकते हैं। ये राज्य सरकार को ताकत दी गई है। और मैं विप्लव देव से भी और रविशंकर प्रसाद से भी और नरेंद्र मोदी जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि कल की डेट में ये जिम्मेवारी लेकर के कह दें कि जब किसी दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, जब केंद्र में ऐसी सरकारें आएंगी, तो ये लिख करके दें कि हम अपने राज्यों में सीबीआई को बैन नहीं करेंगे। आज की डेट में जब सीबीआई का जब राजनीतिक रूप से इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अब यहां पर दो बातें उछल करके आई हैं सामने आपके। नंबर एक, जब राजीव कुमार से पूछताछ पर हाई कोर्ट की रोक है तो किस सरकमस्टांसेस में सीबीआई उनके घर गई? सुप्रीम हाई कोर्ट की रोक के बावजूद क्या उन्होंने स्टे वैकेट कराया था? अगर सीबीआई इतना गैर कानूनी काम कर रही थी तो स्वयं तो कर नहीं सकती? नरेंद्र मोदी जी, उनकी कैबिनेट या उनके बाकी सब लोग या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसके दबाव में थी सीबीआई? सुरेंद्र राजपूत, आपका इशारा यह कि सरकार, केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम कर रही है सीबीआई? नहीं, मैं एक बात और बोल रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए। यहां पर लोग कहते हैं कि साहब आप ममता जी के गलत काम का सहयोग कर, नहीं, हम लोकतंत्र के बचाने का सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ममता जी ने गलत काम नहीं किया है, ममता जी ने हिम्मत का काम किया है। आज जब हाई कोर्ट की रोक है वहां पर, उसके बाद आप अंडर विच सर्कमस्टांसेस, किसके कहने से गए?
इस पर बहस नहीं हो रही है। बहस इस पर हो रही है कि संघीय ढांचे पे, अरे संघीय ढांचे पर प्रहार भाजपा वाले कर रहे हैं। संघीय ढांचे को नाश मार के रख दिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 5-5, 4-4 जजों को बाहर आना पड़ा है आपके सामने। आरबीआई देखिए जहां तक सीबीआई की बात है, जहां तक सीबीआई की बात है, तो ये इल्जाम यूपीए के दौर में कांग्रेस पर भी लगता रहा है। यूपीए के दौर में जो हुकूमत थी उस पर भी सीबीआई के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगता रहा है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन क्या हमारे दौर में क्या रात को 2 बजे सीबीआई का तख्ता पलट हुआ कभी? क्या हमारे दौर में इस तरीके की बदतमीजियां हुई हैं कभी कि 2-2 अफसरों को बैठाकर मायावती और मुलायम सिंह तो घबराए रहते थे आपकी भी सरकार में। प्रधानमंत्री ने कराया। मायावती और मुलायम सिंह तो घबराए रहते थे यूपीए के दौर में भी। तथ्यात्मक बात करिए। मैंने कहा ना अबू भाई कि हमारी पुरानी गलतियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी कब तक उनके पीछे छुपेगी? कब तक उनके पीछे छुपेगी? कब तक वो संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे? कब तक वो रात को 2 बजे क्या नाम सीबीआई के डायरेक्टर को हटा करके वहां से कागज निकालेंगे? कब तक ये इस तरीके की हरकत करेंगे कि 80 नंबर के अफसर को बना देंगे पहले नंबर का अधिकारी? क्या करना चाहते हैं ये लोग? अमीर हैदर जैदी साहब, जो बात सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं, क्या वाकई में आईन, दस्तूर और संविधान को ममता बनर्जी धरने पर बैठकर बचा रही हैं, या इसके पीछे कुछ और है? अबू हुरैरा भाई, बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले में अगर इतनी संजीदा है तो वो जन लोकपाल बिल कहां है जो आज तक नहीं आया? मेरा पहला सवाल, आज का एक एग्जाम्पल देता हूं। आज काले धन पर एक रिपोर्ट आई है वित्त मंत्रालय के अंदर, तो वित्त मंत्रालय ये कहता है कि हम इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। इसका मतलब सारा का सारा दाल ही काली है, दाल में कुछ काला नहीं है। अब मैं आ जाता हूं आज की घटना के ऊपर। पीएम का तोता पिंजरे से जैसे ही निकला तो वो जाहिर बात है, पलावा तोतों को आदत होती है, वो एक प्रदेश की सीएम ने पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया। ये सब जानते हैं। मसला यहाँ भी ये भी नहीं है। मैं ये सवाल पूछता हूँ देश के हर सम्मानित नागरिक से कि दो देश की 2 जांच एजेंसियों को राजनीतिक स्वार्थों के लिए आपस में टकराया जा रहा है, आपस में आमने सामने लाया जा रहा है। बिल्कुल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मोदी जी की रैली के ऊपर ममता बनर्जी प्रतिबंध लगाती थी, कमिश्नर का इस्तेमाल होता था, ये कमिश्नर साहब इस रैलियों पर प्रतिबंध लगाते थे। मोदी जी मन से कह के आए थे कि हम इन्हें देख लेंगे, अमित शाह कह के आए थे, नाम लेके कहा गया था, जिसका परिणाम ये निकला। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि सीबीआई प्रदेश की पुलिस टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, तो ये भी कहना जरूरी होगा कि सीबीआई बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। ये इस्टेब्लिश होता है। दोनों लोग फासिस्ट ताकते हैं, आमने सामने हैं। बिल्कुल पुलिस और जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल सरकारें कर रही हैं, ये तो साफ है। अमीर हैदर जैदी साहब, जो बात आपने कही बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि रियासती सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और केंद्र सरकार सीबीआई का, बीजेपी कर रही है, दोनों कर रही हैं। आप एक चीज ये देखिए दोनों कर रही हैं। आप ये नहीं कहते। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब आशाराम की गिरफ्तारी हुई थी तो फिरबाज जान ने मध्य प्रदेश में क्या किया था? बैठ गए थे वहां पर, धरना, प्रदर्शन, हंगामा, सड़कें जाम, आगजनी, ये बीजेपी कर रही थी आशाराम की गिरफ्तारी के ऊपर। जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई तो पूरी हरियाणा सरकार सड़कों पर थी बचाने के लिए। क्या कर रही थी केंद्र में? तो सवाल ये बन जाते हैं। तो ये जो सरकारें हैं भ्रष्टाचार के नाम पर, जो पार्टियां हैं, यकीन मान लीजिए अबू हुरैरा साहब, लोकतंत्र का सारा मांस नोच के ये खा चुकी हैं। अब तो ढांचा बचा है। ठीक है, रिफत जावेद साहब, जो बात जैदी साहब कर रहे हैं, एक बात मुकम्मल कर दो अबू हुरैरा भाई, एक बात मुकम्मल कर। जी, मुझे ब्रेक पर जाना है बहुत जल्दी। जी, मैं आता हूं रिफत भाई, आता हूं। जी जैदी साहब, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आती हैं ये करोड़ों रुपए में कैसे बिक रही हैं? तो ये बीजेपी कहती नहीं, ममता बनर्जी तो दुर्गा का अवतार है। ठीक उसी तरह जैसे आज जय शाह का धनिया
किसान का धनिया कौड़ियों में बिकता है, लेकिन जय शाह का धनिया करोड़ों में बिकता है, वहां सीबीआई नहीं जाती है। उस पर जब वामपंथ सवाल उठाता है तो कहते हैं नहीं नहीं, जय शाह नहीं कर सकते, ये वामपंथी तो देशद्रोही है। तो जब जब जो देश की बात करेगा, देश की कानून व्यवस्था की बात करेगा, ये इसी तरह के सवाल उठाएंगे। हम ये कहते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस की क्या परेशानी थी, ये लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहे थे, वहां पे अगर बीजेपी की धरना रैली को परमिशन नहीं दे रहे थे तो इसका मतलब नहीं था कि किसी कमिश्नर के ऊपर आप सीबीआई छोड़ देंगे। ठीक है, मैं इस पे और तफसील से बात करूंगा। आप उनके बचाव में क्यों हैं? मैं विप्लव आऊंगा, लेकिन रिफत जावेद बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रिफत जावेद साहब दो सवाल यहां पर है। पहला सवाल तो ये, मैं विप्लव आऊंगा, अभी खामोश हो जाए क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, उससे पहले रिफत जावेद को लेना है मुझे। रिफत जावेद साहब, दो चीजें, एक तो अमीर हैदर जैदी साहब ने जो कही कि जो रियासती सरकार है टीएमसी, वो अपने यहां पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है और मरकजी जो हुकूमत है वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या सीबीआई के बहाने 2019 मिशन पर भी एक तरह से निशाना है, चाहे वो बीजेपी की हम बात कर लें या टीएमसी की और ममता बनर्जी के धरने की बात कर लें? देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हम कल जो हुआ वो आइन के लिए, हिंदुस्तानी आइन के लिए एक बहुत ही शर्मनाक लम्हा था। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं और हम ब्लेम करते हैं ममता बनर्जी को कि उन्होंने अपनी पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसको सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ढांचा है एक किसी भी डेमोक्रेसी का, उसको कमजोर करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने में आपने देखा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीइंस्टेट किया था। उसके सिर्फ 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड जो 3 मेंबर की कमेटी थी उनको उनके पद से हटा दिया। उसके पहले क्या हुआ था कि वो क्या कर रहे थे? अगर ये कहते हैं कि करप्शन के मामले में बहुत ही सीरियस है और सीबीआई को बहुत सैक्रोसैंक्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है ये सरकार, तो फिर ये आलोक वर्मा क्या कर रहे थे? अपने नंबर 2 राकेश अस्थाना के खिलाफ 3 करोड़ ब्राइबरी का इल्जाम था, वो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज किया था मोइन कुरैशी के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आप दिल्ली पुलिस जो आपको रिपोर्ट करती है, यहां आप वेस्ट बंगाल पुलिस को आप ब्लेम कर रहे हैं, या आपने खुद दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करके अपने ही सीबीआई डायरेक्टर के हेडक्वार्टर में आपने रेड करवा दिया, रातों रात कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया, उनको आपने निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं आलोक वर्मा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात थे, तो अगर आलोक वर्मा के खिलाफ करप्शन के इल्जामात थे और वो सीबीआई डायरेक्टर बनने के मुस्तहिक नहीं थे, तो उनको ट्रांसफर करके आपने डायरेक्टर जनरल सिविल होमगार्ड कैसे बना दिया? तो यहां ये जो दोगलापन है, ये जो बदउनवानी पे और करप्शन पे जो दोगलापन है, ये एक सब अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, सब अपने अपने मफाद को लेकर ही एक तरह से आगे बढ़ते हैं। नहीं, नंबर दूसरी बात मैं दूसरी बात बता दूं जो आप कह रहे थे कि 2019 से परसों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुर्गापुर में रैली कर रहे थे। उन्होंने हवाला दिया कि हमारे वर्कर्स पे बहुत जुल्म हुआ है, आप बस धैर्य रखिए, उनके अल्फाज थे कि आप धैर्य रखिए, हम इसको डील करेंगे। वही हुआ। दूसरे दिन देखिए, कल सुबह में यह खबर लीक होती है कि राजीव कुमार एब्सकॉन्डर है, कलकत्ता पुलिस वो रिलीज जारी करती है कि ये बेसलेस है, कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, और विद इन 2 to 3 आवर्स वहां पे 40 लोगों की टीम वहां पहुंच जाती है रेड करने के लिए। तो इसको आप कैसे देखेंगे? 2019 सामने है, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं, मुझे छोटा सा ब्रेक पर जाना है, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। आपके पास आता हूं, विप्लव आपके पास आता हूं, दारापुरी साहब इंतजार कर रहे, वो भी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूं, मोइनुद्दीन साहब आपके पास भी आऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस पूरी गुत्थी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सीबीआई का नाम घसीटा जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, या दोनों तरफ से मिशन 2019 पर ही एक तरह से पार्टियों की निगाहें, और उसी को लेकर यह पूरा सियासी ड्रामा एक तरह से रचा गया। तो सीबीआई कार्रवाई को लेकर मगरबी बंगाल में एक तरह से वबाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी कल से ही धरने पर बैठी हुई हैं और अब यह लड़ाई सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच गई है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होने वाली है। अब देखना यह अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ इस लड़ाई में नया मोड़ क्या कुछ निकलता है, देखना बहुत अहम होगा। और इसी पूरी मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम, विप्लव आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अभी सीबीआई के नए डायरेक्टर बने थे, पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से चार्ज भी नहीं लिया था, इतनी जल्दबाजी क्या थी कार्रवाई करने की?
देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं अब्बू साहब कि ये जो पूरी जांच हो रही है और जिसके तहत सीबीआई उस कमिश्नर उनके पास पहुंची थी राजीव कुमार तक, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रही है। और सबसे पहले 26 अप्रैल 2013 को जब हंगामे बढ़ गए, तब ममता सरकार ने शारदा, नारदा, रोज वैली जैसे दर्जनों घोटालों को लेकर के एक एसआईटी गठित की थी। और जिस एसआईटी को हेड कर रहे थे राजीव कुमार, और राजीव कुमार को 160 सीआरपीसी के तहत सीबीआई अभी ब्रेक जाने से पहले रिफत जावेद ने कहा कि अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी की रैली हुई थी और उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर बहुत ज्यादा एक तरह से जुल्म हो रहा है वेस्ट बंगाल में, और वो आने वाले दिनों में इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या ये उसी का नतीजा है जो इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई की गई राजीव कुमार पर? नहीं, उनको मैं बताना चाह रहा हूं, जो मित्र हमारे बता रहे थे ना, वो बता रहे थे कि पीछे कुछ नहीं हुआ। उनको 3 बार 160 के तहत नोटिस मिला जिनका उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया, और उल्टा सीबीआई के, आपको मालूम है वहां पर एक थाने के एसएचओ के माध्यम से सीबीआई के डीएसपी, यहां तक कि सीबीआई चीफ तक को ये नोटिस भेजा जा रहा था वहां बंगाल पुलिस की तरफ से कि आप जो यहां विजिट करने आ रहे हैं, यहाँ के होटलों में अरे राम रहीम को बचाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं मालूम है तो जानकारी करके आए। साहब, उनको हमारी सरकार ने जेल भेजा है, हमारी सरकार ने कानून ने भेजा, कोर्ट ने भेजा, आपने नहीं भेजा, आपने बचाने का प्रयास किया था। सुनिए, आपकी पूरी हुकूमत सामने खड़ी थी, और आप जब सरकार दिल्ली पुलिस ने, हमने अभी देखा है, हमने अभी देखा कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस सीबीआई के हेडक्वार्टर में रेड डाल रही थी और सारी फाइलें खंगाल रही थी। सारी सीबीआई मुद्दा से बनी थी। हमने देखा है कितना सीबीआई का आप सम्मान कर रहे थे। और भ्रष्टाचारी राजीव अभी देखा ना कुछ दिन पहले, आज आप जैसे सारी फाइलें खंगाल रही थी दिल्ली पुलिस सीबीआई की। क्यों खड़े रात भर कहना चाहिए पुलिस सीबीआई के कार्यालय के अंदर कौन सी फाइल दिल्ली पुलिस ने फाड़ी है, अबू हुरैरा साहब, जो लोग आज संवैधानिक ढांचे की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जयराम विप्लव देखिए, इस कार्रवाई पर सवाल उठा वो जायज है। आपने जब तक टीएमसी में मुकुल रॉय रहे, जब तक सीबीआई की चिट्ठियां आती रही, सीबीआई कार्रवाई करती रही, अब वो बीजेपी में चले गए, मुकुल रॉय का नाम कहीं नहीं आ रहा इस पूरे मामले में। विप्लव, प्रश्न तो सुन लेने देते। मैं ये कह रहा हूं कि मुकुल रॉय जब से बीजेपी में चले गए उसके बाद से सीबीआई की कोई चिट्ठी उनके पास नहीं आ रही है। नहीं, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो श्री रविशंकर प्रसाद जी, जो देश के कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी हो, सीबीआई जांच करने के लिए, अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, सीबीआई काम कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब टीएमसी के 2 सांसदों को उठाया गया, इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, और जहां जयदी साहब को नजर आते हैं वहां ये जो है वहां ये लोग सीबीआई दिखा करके जो है अपने आप को बचने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है कि आपको समझना होगा कि सीबीआई बीच में खामोश हो जाती है, सो जाती है, ऐसा लगता है कि सीबीआई संस्था बंद हो गया, लेकिन फिर अचानक फिर उठे सोए उठ जाग जाती है। जब 19 जनवरी को ममता बनर्जी की क़यादत में जो है ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में लाखों लोगों की मीटिंग हुई, और जहां पूरे हिंदुस्तान के तमाम सियासी जमात, तमाम वो लोग जो लोग इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क के दस्तूर को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जब जमा हुए तो उस वक्त जो है
जैदी साहब जो है जैदी साहब, क्या वाकई में ममता बनर्जी के बढ़ते कद से बीजेपी परेशान है? पूरा हो गया है, वक्त पूरा हो गया है। जैदी साहब, आप देखेंगे कि उसके बाद जैदी साहब इस सवाल को पलट दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा। जैदी साहब मैं जैदी साहब से इसका जवाब लेना चाह रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने कहा है कि भाई सदर राज लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए वेस्ट बंगाल में। जैदी साहब, अगर आप जैदी साहब, मोइनुद्दीन शम्स को आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का कद बढ़ रहा है, इसकी वजह से मरकजी सरकार बौखलाई हुई है। इंक्वायरी कर रहा है। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, अब आप सवाल मत उठाइए। टाइमिंग को लेकर आप सवाल मत उठाइए विप्लव, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। सीबीआई लगा दिया जा रहा है। ठीक है जैदी साहब जी, देखिए आपको एक चीज समझनी होगी, सारे विपक्षी पार्टियों को एक चीज समझनी होगी, दोनों फासिस्ट ताकतें हैं। एक ये कहती है कि मेरे बंगाल में कोई नहीं आ सकता, दूसरी कहती है कि हम आके रहेंगे, दोनों आमने सामने। अब ये विपक्ष को समझना होगा कि मामला खेल क्या है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो कानूनी तौर पर बंगाल में ढुकिएगा तो हम देखो टीएमसी और बीजेपी दोनों आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है, दोनों आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है। अब ये मिलकर ये खेलना चाहते हैं कि देखो हम आमने सामने हैं, ताकि बीजेपी की लड़ाई कमजोर हो जाए, आसान हो जाए देश के अंदर। उसके बाद ये कौन है, इन्हें चुप करिए जरा सा। ठीक है मोइनुद्दीन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मोइनुद्दीन जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं थोड़ा सा। जी जैदी साहब जल्दी से बात पूरी करिए। मोइनुद्दीन, मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। मैं पूरी बात पूरी कर रहा हूं। देखिए अगर मैंने पहले कहा कि अगर बीजेपी और टीएमसी इतनी आप अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो आपको बता दूं जब हम ये कहते थे कि जो ममता बनर्जी है वो दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में यहां तक समाई हुई हैं और इनकी ड्राइंग इतने में बिकती है, तो ये बीजेपी कहती है नहीं ये तो दुर्गा का अवतार है। मसला यहां ये नहीं है, मसला ये है कि हमें नैरेटिव पेश किया जा रहा है, देश के सामने एक नया कैनवस तैयार किया जा रहा है विपक्ष के लिए, देश के लिए, कि देखो ममता ही मोदी से मुकाबला कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। इस नैरेटिव को समझने की सुरेंद्र राजपूत जी बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या वाकई में ममता का जो कद बढ़ रहा है उसको लेकर बीजेपी एक तरह से परेशान है? क्योंकि टीएमसी और बीजेपी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई है और ये चाहते हैं कि ये लड़ाई कमजोर होनी चाहिए। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से इसका जवाब ले लेता हूं। मैं रिफत जावेद आपके पास भी आ रहा हूं, दारापुरी साहब आपके पास भी आ रहा हूं, आप लोग वेट कर रहे हैं जी। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे लिए संविधान बचाना, देश की एकता अखंडता बचाना और देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाना आवश्यक है। हम उसको बचाने के लिए कोई भी लड़ाई अगर लड़ेगा तो उसका साथ देंगे। रही बात राजनीतिक लड़ाई लड़ने की, तो राजनीतिक लड़ाई ममता अपनी लड़ रही है, ममता जी, और हम लोग अपनी लड़ रहे हैं। हमारा उनका अभी वहां पर बंगाल में कोई साथ नहीं है, साफ सी बात है। लेकिन संविधान बचाने के लिए निश्चित तौर पर जो आदमी भी गैर संवैधानिक काम करेगा, जैसे आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है, तो हम देश के संविधान को बचाने के लिए ना कि ममता बनर्जी वाकई में सत्याग्रह कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है धरने पर बैठकर। मैंने आपसे कहा ना, मैं तो साफ कह रहा हूं, इससे ज्यादा साफ क्या कहूं कि ममता बनर्जी आज की डेट में देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसीलिए तो हम साथ में हैं उनके। अगर वो संविधान के खिलाफ लड़ रही होती तो हम उनका विरोध कर रहे होते। हम नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज की डेट में जब हाई कोर्ट का स्टे है और संवैधानिक स्टे है, उसके बाद आप किसी अफसर के घर कैसे आप 40 लोग छापा मार देंगे जी? ये संविधान के मुखालिफ हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इस बात को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सारी कैबिनेट ने और सारे भारतीय जनता पार्टी के भक्तों ने और समर्थकों ने हल्ला मचा के इस बात को दबा दिया कि साहब इस पे कोई रिफत जावेद ऐसा लग रहा है जैसे कि संविधान बचाने की लड़ाई है या मैंने इससे पहले जो आपसे सवाल किया था कि चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, जो भी पार्टी हो, उनका निशाना सिर्फ मिशन 2019 पर है, यह वाकई में संविधान बचाने की लड़ाई लग रही है? निशाना बिल्कुल
निशाना देखिए, मैं वही कह रहा था कि जिन्होंने कलकत्ते की पॉलिटिक्स को, जिन्होंने कलकत्ते की, भाई मैं कलकत्ते में, भाई मैं बात कर लूं जनाब, सुरेंद्र सुन लीजिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं जी। मोदी जी ने देश के संविधान की मैंने ममता बनर्जी की उरूज को देखा है, जब से वो कांग्रेस में थी तब से मैंने उनको फॉलो किया है। ये जो कल का जो वाकया हुआ है कलकत्ते में, उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या अमित शाह का इरादा भले ही कुछ और रहा हो, उन्होंने इनको एक मार्टर बना दिया है। भाई इन कौन है, भाई कौन बोले जा रहे हैं, भाई इनको जरा तमीज सिखाइए। रिफत साहब बात पूरी करिए जी। ये क्या बात हुई यार, ये नहीं ठीक है रिफत जी, बात पूरी कर लीजिए। जिन्होंने भी ममता बनर्जी को फॉलो किया है, मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, और ममता बनर्जी हमेशा इसी तरह की सियासत करती रही हैं, और सिंगल हैंडेडली ये वो खातून है जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट, जिनके बारे में कहा जाता था ज्योति बासु लेड और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत को कौन गिरा सकता है, और इसी मुद्दे पे वो कांग्रेस से अलग हुई थी और तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने लेफ्ट फ्रंट का खात्मा कर दिया। तो कल जो इन्होंने हरकत की है सीबीआई वालों ने, जिसकी ईमा पे भी की हो ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने उनको एक संजीवनी दे दी है, और अगले इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा वो उठाएंगे। ये तो नंबर 1 बात हुई। नंबर दूसरी बात जो है, जो करप्शन की बात हो रही है, मैं ये कहता हूं कि करप्शन पे आपने मुकुल रॉय का आपने बहुत पासिंग रेफरेंस किया। मेरी राय में मुकुल रॉय पे बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए कि मुकुल रॉय को हमेशा ग्रिल किया जाता था, सिर्फ सवाल नहीं किए जाते थे, सीबीआई बुला करके। और इसी मामले में चिटफंड, ये जो शारदा मामला है, उसी मामले में उनके साथ बहुत मर्तबा उनको कस्टडी में लेकर के उनको ग्रिल किया गया। बिल्कुल। मामला तो 2-3 स्टेट में जुड़ा हुआ है, उड़ीसा और आसाम तक फैला हुआ है। उड़ीसा और आसाम पर तो कभी उंगली भी नहीं उठती है, हमेशा वेस्ट बंगाल पर ही जांच होती है। बिल्कुल नहीं, देखिए, और मुकुल राय के बारे में मैं बता दूं, जिस मुकुल राय की ये बात कर रहे हैं, और रविशंकर प्रसाद का जिक्र आया है, आज एक फंक्शन में रविशंकर प्रसाद और मुकुल राय दोनों शामिल थे। वहां पे एक खातून है भारती घोष, जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, मिदनापुर की हैं, उनको आज बीजेपी में शामिल किया गया। और ये वो कौन खातून है? ये वो खातून है जिनको 1 साल पहले उनके घर पे रेड हुआ था, उनके घर पे रेड हुआ था, 2.5 करोड़ रुपए उनके एसोसिएट के घर से निकला था। तो देखिए, बीजेपी आज वो डिटर्जेंट पार्टी बन गई है कि जो भी यहां पे आता है वो साफ सुथरा हो जाता है। जब तक वो बीजेपी में नहीं है वो करप्ट है, बीजेपी में आइए साफ सुथरा हो जाइए। तो बीजेपी का नाम मेरे ख्याल में किसी डिटर्जेंट कंपनी के नाम पे रख देना चाहिए। यह मजाक का खेज है, लेकिन ये सच्चाई है। ये जवाब बीजेपी वाले का आज भारती घोष बीजेपी में क्यों शामिल है? भारती घोष पे सुनिए, एक्सटॉर्शन का इल्जाम है, एक्सटॉर्शन का इल्जाम है भारती घोष पे। 1 साल से एब्सकॉन्डर है वो। लेकिन विप्लव ये सवाल तो उठता है, विप्लव जो बात रिफत जावेद ने कही, सवाल तो उठता है कि चिटफंड का मामला, चिटफंड घोटाले का मामला आसाम और उड़ीसा तक फैला हुआ है। आसाम या उड़ीसा पर आखिर आवाज क्यों नहीं उठती है? उस पर उंगली क्यों नहीं उठाती है सीबीआई? सिर्फ वेस्ट बंगाल पर ही क्यों नजर है सीबीआई की? अरे आज इनसे देश ये पूछना चाह रहा है, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि जो दोहरा मापदंड है, जो दोहरा रवैया है, इसी की वजह से आज बीजेपी को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। वरना करप्शन पे कौन इसकी मुखालफत करेगा? करप्शन पे दो राय कैसे हो सकती है? लेकिन ये दोहरा जब रवैया आप अपनाते हैं, तब आप ये सवालों के घेरे में आते हैं। मुकुल राय पे सवाल हो जब वो तृणमूल में हो, जैसे बीजेपी शामिल हो, कोई सवाल नहीं है। पिछले 1.5 साल से बताइए मुकुल राय से कोई सवाल हुआ है? बैठी हुई मुख्यमंत्री पिछले 1.5 साल से मुझे बताएं कि मुकुल राय से कोई सवाल हुआ है? आज मुकुल राय यूनियन मिनिस्टर के साथ शेयर कर रहे थे, एक भ्रष्टाचार जेपी चिटफंड मामले में अक्यूज है मुकुल राय, जिसने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके सवाल का शायद जवाब दे दिया विप्लव ने। मैं आप जान लीजिए, एसआर दारापुरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। दारापुरी साहब, जिस तरह से पूरे डिबेट में यही चर्चा निकल कर आई एक तरह से कि स्टेट में जाइए तो पुलिस का सरकार गलत इस्तेमाल करती, केंद्र में आइए तो सीबीआई जैसी जो एजेंसियां हैं उन पर सरकार का दबाव रहता है। क्या वाकई में यह सच है कि दबाव होता है इन एजेंसियों पर सरकारों का? हाँ, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो राज्य की पुलिस है, चाहे वो सेंटर की कोई एजेंसी है, चाहे उनके ऊपर
जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसका दबाव होता है। और ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पुलिस को अपने डंडे के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, और डंडे का इस्तेमाल अपने विरोधी, उसकी मुखालफत करने वाले या दूसरे जो तबके जिनको दबाना होता है उनके खिलाफ किया जाता है। इस मामले में भी जैसा कि स्पष्ट हुआ है, कल वाली जो सीबीआई की कार्रवाई थी वो अवैधानिक थी। अब ये देखने की बात है कि ये अवैधानिक कार्रवाई सीबीआई ने अपनी तरफ से की या उसे करवाई गई। लेकिन दारापुरी साहब, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि पुलिस वाले हों, सीबीआई वाले हों, आईपीएस अफसर हों, सब कॉन्स्टिट्यूशन की और आइन की शपथ लेते हैं, लेकिन एक बार शपथ लेने के बाद सरकार में आने के बाद एक तरह से सरकार के हवाले हो जाते हैं। नहीं, वो देखिए ऐसा है, हमने सारी व्यवस्था को जो है उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया, उसको मरोड़ दिया। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उनको हमने तोड़ दिया, और जो नियम कानून बने थे उनको तोड़ दिया। कोई भी पार्टी जो आती है वो अपनी जमींदारी चलाती है, और पुलिस जो है उनके नठैतों के तौर पे काम करती है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस सुधार का आदेश दिया था सभी राज्यों को, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जो बारी बारी सत्ता में रही है, सेंटर में रही है या राज्यों में रही है, कोई भी राजनीतिक पार्टी पुलिस सुधार करने के लिए राजी नहीं हुई है। पुलिस सुधार केवल इतना था कि पुलिस को राजनीतिक दबाव से बाहर रखो, और उसकी नियुक्ति, उसका बाकी सब कुछ का देखने के लिए एक निष्पक्ष बोर्ड बनाया जाए। परंतु आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी सरकार जो है उसको करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको उसका गलत इस्तेमाल करना है और अपने विरोधियों को दबाना है। ठीक है, मोइनुद्दीन शम्स साहब, स्पष्ट तौर पे एक बात और निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से यह दाव खेला है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, और ममता बनर्जी की नजर पीएम की कुर्सी पर है, चुनाव नजदीक। साहब मुझे कुछ कहना। मोइनुद्दीन साहब, वो देखिए। हाँ बोलिए मोइनुद्दीन साहब, क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं और सीधे सीधे उनके नजर पीएम की कुर्सी पर है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी लीडर ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो इलेक्शन के बाद फैसला होगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये एक अलग बहस है। और जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक अहम एजेंडा ही है ममता बनर्जी का, वो ये है कि इस मुल्क को जो लोग लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, जो इस मुल्क के दस्तूर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हमें इस मुल्क से मतलब उस कुर्सी की चाहत तो है कहीं ना कहीं, भगाना है। और उस लुटेरे को भगाने के लिए जवाब से लगता है कि ममता बनर्जी को उस कुर्सी की चाहत है कहीं ना कहीं। एक बात समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ये तय होगा पीएम कौन होगा, मतलब चाहत रखती है वो। एक बात समझ लीजिए, इसमें तो अबू साहब चाहत तो सबको है, लेकिन यहाँ तो सत्ता में नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत जिस तरह से सीबीआई को इस्तेमाल कर रही है, वो आज ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि जो लोग भी उनके खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी ये पूरा मामला पार्लियामेंट से, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंच गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला, कल इस पर फिर सुनवाई होने वाली है। देखना बहुत अहम होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ रिमार्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं बचा है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ा फैसला आता है तो इसी इशू पर हम कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत जावेद साहब, जयराम विप्लव जी, अमीर हैदर जैदी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, SR दारापुरी साहब और मोइनुद्दीन शम्स साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।